हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। क्या हो अगर देश की दो सबसे बड़ी संस्थाएं आपस में लड़ने लग जाए? क्या हो अगर ये संस्थाएं एक दूसरे के कामों में अड़चनें पैदा करने लग जाए? और क्या हो अगर ये संस्थाएं अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करने लग जाएं? फ्रेंड्स, कॉलेजियम सिस्टम भारत में एक ऐसा ही मुद्दा है जिस पर सरकार एवं न्यायपालिका हमेशा आमने सामने खड़ी नजर आती है। कॉलेजियम सिस्टम न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। लेकिन यह प्रणाली विकसित कैसे हुई और कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी जिसके चलते इस प्रणाली को बनाया गया? इसके लिए आपको संविधान के दो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 को समझना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और उसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की ऐसी संख्या से परामर्श करना चाहिए जो वहां इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे। वहीं अनुच्छेद 217 में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। फ्रेंड्स, 1970 के दशक में भारतीय न्यायपालिका की स्वायत्तता पर खतरा महसूस किया जाने लगा। लेकिन क्यों? इसकी शुरुआत 1973 से होती है, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से, जिसमें न्यायपालिका ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल स्थापित कर दिया, जिसका अर्थ है कि संविधान के बुनियादी मूल्यों को संसद किसी भी अधिनियम के तहत बदल नहीं सकती। इस तरह पहली बार न्यायपालिका ने कार्यपालिका के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया, यानी कि ये संसद की संप्रभुता पर हमला था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने इस फैसले को अच्छी तरह स्वीकार नहीं किया और इसे अपनी शक्तियों में कटौती के रूप में देखा। इसके बाद अभूतपूर्व घटनाओं की एक श्रृंखला सी शुरू हो गई। अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती मामले में संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल का जिन न्यायाधीशों ने विरोध किया था, उनमें से एक को सरकार ने सीजेआई बना दिया और जिनको सीजेआई बनाया वो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं थे, जो पहले से आ रही परंपरा के खिलाफ था। और ऐसा करके कार्यपालिका ने न्यायपालिका में सीनियोरिटी को आहत किया, या यूं कहें कि कुछ जजों को केशवानंद भारती वाले मामले में नेगेटिव वोटिंग के लिए पुरस्कृत किया। और ऐसा करना कार्यपालिका द्वारा न्यायिक स्वतंत्रता पर एक सीधा हमला था और ये एक ऐतिहासिक घटना थी। फिर निकल कर आया प्रथम न्यायाधीश मामला, यानी फर्स्ट जजेस केस 1981। इसे एसपी गुप्ता बनाम भारतीय संघ मामला भी कहते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 की वोटिंग से कहा कि अनुच्छेद 124 एवं अनुच्छेद 217 में परामर्श शब्द का अर्थ सहमति नहीं है, यानी द वर्ड consultation of the constitution under the article 124 and 217 does not mean concurrence। साथ में ये भी कहा कि असहमति की स्थिति में अंतिम शक्ति केंद्र के पास होगी, ना कि सीजेआई के पास। हालांकि यह केस सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था, लेकिन इसने कॉलेजियम सिस्टम की एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। फिर अगले 12 साल बाद अदालत रिक्तियों के बारे में सुनवाई के दौरान द्वितीय न्यायाधीश मामला, यानी सेकेंड जजेस केस निकल कर आया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस इंडिया यूनियन 1993 भी कहते हैं। इस समय प्रथम न्यायाधीश केस को सुनवाई के लिए 9 जजों की पीठ को भेज दिया गया और इस पीठ ने 7-2 से प्रथम न्यायाधीश मामले को खारिज कर दिया और एक कॉलेजियम नामक प्रोसेस तैयार की और कहा कि परामर्श शब्द नियुक्ति और ट्रांसफर मामले में राष्ट्रपति और सीजेआई के बीच संघर्ष की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय न केवल प्रधान होगी बल्कि निर्णायक भी होगी।
means event of conflict between the president and the CJI with regard to appointments of judges. It was the Chief Justice of India whose opinion would not only have primacy but would be determinative in the matter. कोलेजियम प्रणाली के बारे में बताते हुए अदालत ने कहा कि नामों की सिफारिशें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के साथ परामर्श करके की जानी चाहिए। हालांकि इन रिकमेंडेशन को कार्यपालिका पुनर्विचार के लिए भेज सकती है, लेकिन अगर कोलेजियम ने अपनी सिफारिश फिर से उसी नाम पर दी तो कार्यपालिका पर यह रिकमेंडेशन बाध्य होगी। इस तरह सेकंड जजेस मामला कोलेजियम प्रणाली की स्थापना में मील का पत्थर साबित हुआ। वर्ष 1998 में राष्ट्रपति KR नारायण ने संविधान के अनुच्छेद 143 यानी 143 के तहत परामर्श शब्द के अर्थ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जारी किया। उसमें सवाल था कि क्या सिर्फ मुख्य न्यायाधीश का एकमात्र विचार परामर्श का गठन कर सकता है या इसके लिए दूसरे न्यायाधीशों की राय भी आवश्यक होगी। मतलब ये था कि जब CJI अपने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे तो उनके द्वारा दी गई राय को CJI मानेंगे या नहीं, और इस पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नामों की सिफारिश 2 जजों की बजाय अब 4 वरिष्ठतम सहयोगी करेंगे। साथ में ये व्यवस्था भी दी कि अगर 2 न्यायाधीश भी प्रतिकूल राय रखते हैं तो सिफारिशें नहीं भेजी जाएगी। इसका मतलब साफ था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वरिष्ठतम सहयोगियों की राय को भी प्राथमिकता में रखा, और यही व्यवस्था वर्तमान में चल रही है। यानी कि कोलेजियम की अध्यक्षता CJI करते हैं और अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। फिर 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 संसद द्वारा पारित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का भी प्रावधान था, जिसे हम NJAC कहते हैं। इस अधिनियम में प्रस्तावित था कि इस आयोग में 6 लोग शामिल होंगे जो न्यायाधीशों के नाम की सिफारिशें करेंगे। CJI 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें CJI प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता वाली एक समिति नामांकित करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे यहाँ कहकर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन कोलेजियम सिस्टम की हमें जरूरत क्यों है? फ्रेंड्स, यह प्रणाली न्यायपालिका को कार्यपालिका एवं विधायिका के प्रभाव से अलग करती है, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र कामकाज सुनिश्चित करती है। इसके पक्षकार लोग ये भी कहते हैं कि न्यायपालिका में ज़्यादातर केसेस सरकार के ही पेंडिंग है, और अगर कार्यपालिका कोई शक्ति दे दी जाती है तो इससे न्याय वितरण में बाधा उत्पन्न होगी। फिर एक तर्क ये दिया जाता है कि कार्यपालिका को न्यायाधीशों की आवश्यकताओं के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए बेहतर होता है कोलेजियम प्रणाली ही जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र संबंधित मामले को देखे। ऐसा भी माना जाता है कि ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट्स के ज़्यादातर मामले राजनीतिकरण और भाई भतीजावाद से प्रेरित होते हैं। ऐसे में यह प्रणाली न्यायपालिका को स्थिरता प्रदान करती है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 ये कहता है कि राज्य अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका अपना काम करेगी और न्यायपालिका अपना। इसी आर्टिकल ने सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति के पृथक्करण की वकालत की, यानी कि विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसे क्रियान्वित करेगी और न्यायपालिका ये देखेगी कि ये नियम कानून न्याय संगत है या नहीं। और इसी आर्टिकल 50 के तहत सरकार ये कहती है कि संविधान ने जजों की नियुक्तियों की शक्तियां कार्यपालिका को दी है, इसलिए जजों की नियुक्तियां और उनके ट्रांसफर से संबंधित मुद्दे कार्यपालिका ही देखेगी।
सरकार का ये तर्क भी है कि कॉलेजियम व्यवस्था का संविधान में जिक्र नहीं है, इसलिए ये असंवैधानिक है। साथ में कॉलेजियम व्यवस्था को न्यायपालिका अपने कानून की तरह ट्रीट करती है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि कानून बनाना संसद का काम है, न्यायपालिका का नहीं। सरकार ये भी कहती है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC एक्ट को असंवैधानिक घोषित करके न्यायपालिका ने संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण किया, और जो अच्छी बात नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम से संबंधित कुछ चिंताएं और भी है कि यह प्रणाली न्यायाधीशों को बहुत ज्यादा शक्ति देती है, जिसका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है, और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट, कॉलेजियम सिस्टम से न्यायाधीशों का चयन अलोकतांत्रिक है, क्योंकि न्यायाधीश लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होते, जो एक भारत जैसे लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। इस प्रणाली में यूनिफॉर्मिलिटी का भी अभाव है, यानी कि इस सिस्टम के कार्यों का कोई ऑफिशियल प्रोसीजर नहीं है। कभी कभी हाईकोर्ट के किसी जज को उसी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है, तो कभी कभी किसी जज का ट्रांसफर करके दूसरे हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। इसलिए यह प्रणाली न्यायपालिका में अस्पष्टता पैदा करती है। इस प्रणाली से संबंधित एक मुद्दा पारदर्शिता का भी है, यानी ट्रांसपेरेंसी का। यह प्रक्रिया बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है। इसमें सारे काम गोपनीय तरीके से किए जाते हैं। इससे कई प्रतिभाशाली न्यायाधीशों की अनदेखी की जाती है, तथा इस प्रणाली ने न्यायपालिका में नेपोटिज्म की चिंताओं को भी जन्म दिया है, और इन्हीं सब कारणों के चलते कॉलेजियम व्यवस्था संदेह के घेरे में आती है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, ब्रिटेन, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में जजों की नियुक्ति न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा की जाती है, जिसके लिए सरकार ने भी प्रयास किए थे। दक्षिण अफ्रीका में न्यायिक नियुक्ति आयोग 4 नामों को प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, और उन्हीं नामों में से प्रेसिडेंट एक को चुन लेता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रणाली देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। आइए अब थोड़ी सुझावों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आरोप प्रत्यारोप बंद करके नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के लिए सामूहिक प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें एक ऐसे स्थायी तंत्र बनाने की जरूरत है जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका का पर्याप्त प्रतिनिधित्व शामिल हो, और ध्यान रहे कि इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएं। साथ साथ इस सिस्टम में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड, एक स्थायी सचिवालय और शिकायत निवारण तंत्र भी शामिल हो। इन सभी के साथ ये भी ध्यान रहे कि यह सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी हो। इसके लिए थोड़े बहुत संशोधनों के साथ NJAC को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। न्यायपालिका की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नेशनल जुडिशियल सर्विसेज का गठन एक सराहनीय कदम हो सकता है, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। अगर दोनों संस्थाएं सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हो तो इस टकराहट की स्थिति को खत्म किया जा सकता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।